हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग का जो एग्ज़ाम बीता है वो भी अच्छे तरीके से बीता होगा। वैसे तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत हाई था, अच्छा खासा आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो ठीक तरीके से गया होगा और अच्छे नंबर से आप लोग उसमें क्वालिफाई हो सको। तो अब इसमें जो रिज़ल्ट है, अब आपका बिहार 7th फेज़ का जो रिज़ल्ट है ये कब तक आने की उम्मीद है? तो आपको बहुत ही जल्द इसकी रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगी। आपको सितंबर नेक्स्ट मंथ में ही 20 से 25 सितंबर तक 20 से 25 सितंबर तक जो है आपको इसकी रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिज़ल्ट है इसमें आपको क्लियर बोल दिया गया है कि इसमें जिसने भी 9th-10th के लिए दिया है, 11th-12th के लिए दिया है, उनका रिज़ल्ट आ जाना है। और साथ ही बीएड को छोड़ के जो 1 to 5th के लिए अप्लाई किए हैं, उनका बीएड को छोड़ के बाकी सभी का जो है वो रिज़ल्ट आपको दे दिया जाएगा। यानी यहाँ पे बीएड को अब रोक दिया गया है। अब क्या होना है वो तो बाद में पता चलेगा कि बीएड को लेके क्या फैसला आता है, इसमें अलाउ किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें अलाउ करना चाहिए क्योंकि आपका फॉर्म भी फिल करवाया गया इसके लिए, आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई गई इसके लिए, और लास्ट टाइम में इसमें आपको नहीं देना सीट वो गलत होगा, तो इसमें देना चाहिए। और वैसे बहुत लोगों का ये भी सोच है कि बीएड वालों के लिए तो अदर ऑप्शंस है, तो फिर बीएड को इसमें से हटा दिया जाए। लेकिन अगर ये काम पहले हुआ होता, इतना साल बीतने के बाद ये चीज़ लागू हो रहा है कि जो बीएड है उसको पीआरटी से हटा दिया जाए, लेकिन अगर ये पहले लागू होता तब एक तरह से वैलिड रहता, ठीक रहता। लेकिन जिस टाइम पे इसे लागू किया गया है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा समय इस पर दिया है, बहुत अपना टाइम इसमें दे दिया है, तो ऐसे समय में उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल आता है कि बीएड वाले को अदर में भी मौका मिलता है, ठीक है, बीएड वाले को टीजीटी में भी मौका मिलता है, पीजीटी में भी मौका मिलता है, वो लोग सब में अप्लाई कर सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो लोग ना तो टीजीटी में अप्लाई कर पा रहे हैं ना तो पीजीटी में अप्लाई कर पा रहे हैं। क्यों? बीएड ही किए हैं लेकिन वो तो ना टीजीटी में अप्लाई कर पा रहे हैं ना तो पीजीटी में कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास जो है टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, वो टीजीटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और पीजीटी में बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा है, पीजी मांग रहा है, आपका पीजी होना चाहिए तब आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे जो है वो पीजी नहीं किए होते हैं, ठीक है ना, तो एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई रहता है, तो ऐसे में क्या होता है वो पीजीटी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में इस बीएड वाले के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है 1 to 5 बस। अब जिनके पास से ये भी ले लिया जाए तब उनके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा? कोई भी नहीं बचता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था, यहाँ से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटाना चाहिए था। आपका एस्टेट में आपका इसमें भी आपका क्या बोला गया था, 9 से 10th के लिए पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें भी बहुत सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे बच्चे जो है वो छट चुके हैं, टीजीटी के लिए वो नहीं भर सकते, यानी पेपर 1 में वो क्या किए, अप्लाई नहीं कर पाए। अब पेपर 2 में रहा, पेपर 2 में अब पेपर 2 में क्या बोल दिया गया स्टेट में कि आपका जो है पीजी होना चाहिए, आपका जो है वो पीजी होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो है वो पीजी भी नहीं किए हैं जो वो पेपर 2 में भी अप्लाई कर सके। तब क्या होता है, यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे जो है वो छट गए। तो इस तरह की सिचुएशन से बहुत सारे बच्चों के साथ जो बीएड किए हुए हैं उनके साथ उनको प्राइमरी से भी बाहर किया जा रहा है, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं हटाया गया है और ना उनको पीजीटी में भी जगह मिल पा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए हर किसी को। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए आगे की रणनीति। अब तो जो हो गया, आपका एग्ज़ाम भी बीत चुका है, रिजल्ट में क्या फैसला आता है बीएड के लिए। वैसे तो रिजल्ट आपका 20 से 25 सितंबर तक दे दिया जाएगा, लेकिन बीएड वाले का क्या होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। 6 सितंबर को इसको लेकर के एक फैसला होने वाला है, उम्मीद है उस टाइम तक आपको जो है सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ देख लीजिए आगे की रणनीति, आगे का जो रणनीति है, आगे का प्लान जो है वो आपका किस प्रकार से होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, आगे क्या ऑप्शन है आपके पास आगे करने के लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान
रखिएगा, एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका फ्यूचर जो है वो किस तरीके से होगा। आपका फ्यूचर हमेशा आपके हाथों में है। आप डिसाइड करोगे खुद कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ना कि एक एग्ज़ाम आपका जो है वो डिसाइड कर सकता है कि आपका फ्यूचर, आपका कल जो है वो किस प्रकार से होगा। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखिएगा। पढ़ाई को अपनी जो है कभी बंद नहीं करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। आपको अपना कुछ भी समय निकाल के जो है आपको देना है अपने पढ़ाई के लिए, और कभी भी रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम खत्म हो गया तो अब हम 10 दिन के लिए रेस्ट पे चले गए, या फिर हम रिलैक्स कर रहे हैं, 1 मंथ के लिए अब मेरा छुट्टी ही हो गया है। वैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है, जब तक नौकरी नहीं मिलती है, तब तक आप लोग को आराम नहीं करना है। आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक। 1 दिन का रेस्ट, 2 दिन का रेस्ट कब 1 महीना में बदल जाएगा, कब 2 महीना में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखनी है, तैयारी करती रहनी है जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या रहेगा, आपका जो है DSSB, इसके लिए आपको तैयारी करना है। आपका एस्टेट है, जिसे क्वालिफाई करना, जिसने भी फिल किया है क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जब आपका फॉर्म आएगा तो आपको वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आपको ये दोनों जो है वो एकदम आपके सामने है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आपको अदर, ऐसा नहीं है अब आप टीचिंग में ही सिर्फ फोकस रखिए, आप इसमें रखिए फोकस, अपने टीचिंग को पहला स्थान दीजिए, लेकिन आपको साइड में किसी और एग्ज़ाम को भी लेके चलना है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दूसरे एग्ज़ाम को भी लेके चलना है, क्योंकि आपने जितना यहाँ पढ़ लिया है, आपने बिहार 7th फेज की तैयारी में कितना कुछ पढ़ा है। आपने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पोल साइंस पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर। आपने ये सब क्या किया है, एक टीचिंग एग्जाम के लिए आपने पढ़ा है। आप सब चीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम में ये सब में से आपको पूछा ही जा रहा है। तो अगर आप दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप दूसरे एग्जाम में भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको तो वहाँ पे भी यही सब पूछे जाएंगे। आपका हिस्ट्री आपको वहाँ पे भी पढ़े मिलेगा। आपको टीचिंग में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको जो है अदर एग्जाम में भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आपका जो ज्योग्राफी है, चाहे आपका भारत का जो भूगोल हो या फिर विश्व का भूगोल हो, जब आप टीचिंग में पढ़ रहे हो, टीचिंग लाइन में, तो आपको अदर एग्जाम में भी तो यही पढ़ना होता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ तो पढ़ना पड़ रहा है टीचिंग में। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको दूसरे एग्जाम में भी तो साइंस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। रीजनिंग जो आपको टीचिंग में भी पूछा जा रहा है और आपको दूसरे एग्जाम में भी रीजनिंग पूछा जा रहा है, मैथ पूछा जा रहा है। तो आप करंट अफेयर, जब आप टीचिंग लाइन में आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हो, उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको दूसरे एग्जाम के लिए भी तो आपको करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप लोग जितना पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप दूसरे फॉर्म में भी आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपको एक ही चीज़ करना है, आपको सिलेबस देखना है। आपको सिलेबस देखना है कि अगर आप दूसरे में अप्लाई कर रहे हो तो उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या उसका सिलेबस है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा। जब आपको लग रहा है कि सेम ये सारे सिलेबस जो है वो आपको दूसरे एग्जाम में भी मिल रहे हैं, तो आप दूसरे एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो। हमेशा एक ऑप्शन अब आप लोग को साथ में रखना है, क्योंकि जिस प्रकार से सिचुएशन हो रहा है उसको देखते हुए आपको एक ऑप्शन और भी रखना है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप उसे करो, उससे पहला स्थान दो, लेकिन दूसरे में साइड में आपको किसी और चीज़ के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। जब आप लोग ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो आप लोग उसके एक बार सिलेबस जरूर देखना कि सिलेबस किस प्रकार से है, क्या क्या पूछा जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है उस फॉर्म को फिल करना। जब आप लोग को लगे कि सारा पढ़ा हुआ सिलेबस जो है दूसरे एग्जाम में भी दिया गया है तो आप लोग उसमें अप्लाई जरूर करना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स आप लोग की है कि क्या करना चाहिए और आगे किस प्रकार से करना चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश रहेगी कि आप लोग का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है क्लास को शुरू करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, जैसे एस्टेट की तैयारी हो या DSSB की हो, हम लोग उसकी क्लास जो है वो शुरू कर देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और अपनी तैयारी जो है उसे हमेशा जारी रखिएगा। थैंक यू।